एरोमेटिक इफेक्ट, तो एरोमेटिक इफेक्ट में हम लोग क्या बता सकते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि इसको जो है सबसे पहले स्टडी किया गया था फर्स्ट स्टडी ऑन पायरेनोज शुगर। पायरेनोज शुगर देखे हो, शुगर में फर्स्ट स्टडी इसका किया गया एंड observed that the electronegative atom is situated on carbon atom adjacent to oxygen in the pyranose ring prefer axial orientation। तो देखो इसमें क्या बोला गया, तो इसमें पायरोनोज स्ट्रक्चर के एडजेसेंट से पोजीशन पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का सब्स्टिट्यूशन, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से थे, तो ये थे हैलोजन, एसिटॉक्सी, मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सिल, एमिनो का सब्स्टिट्यूशन किया गया, जो कि adjacent to oxygen in a parallel ring referred to as axial orientation किया गया, जो कि एक्सियल ओरिएंटेशन को प्रिफर करता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताएगा कि जो हमारा पायरेनोज शुगर होता है उसमें इसको स्टडी किया गया बोल रहा है। पायरेनोज जो स्ट्रक्चर होता है, तो उस पायरेनोज स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो जो एडजेसेंट पोजीशन होता है ऑक्सीजन का जो एडजेसेंट पोजीशन है उस पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सब्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, तो जैसे पायरेनोज का स्ट्रक्चर देखिए, तो ये देखो, तो ये स्ट्रक्चर होता है पायरेन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अदर जो शुगर ग्रुप है वो अगर जुड़ जाए तो पायरेनोज कहलाएगा। तो पायरेन के, तो इसको पायरेन लिखो, पायरेन स्ट्रक्चर के एडजेसेंट पर क्या किया गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे X का सब्स्टिट्यूशन किया गया बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे X क्या है, तो X के बारे में बताता है कि वह हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, साथ ही साथ एसिटॉक्सिन वो AC हो सकता है, मेथॉक्सिन मतलब OMe हो सकता है, हाइड्रोक्सिल OH हो सकता है, एमिनो किसको बोलते हो, NH3। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यह किस पोजीशन को प्रिफर करता है, बोलता है एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल किसमें देखेंगे, किसमें देखते हैं, मान लो ये है हमारा चेयर फॉर्म पर ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन से इस पोजीशन पर एक्स, एक तो ऐसा जुड़ सकता है, दूसरा जुड़ सकता है कैसा,
तो कैसे लिख सकते हैं ऐसा, ये देखो, या तो ऐसा लिख सकता है या तो ऐसा लिख सकता है। देखो इसमें हम देखें ये क्या है हमारा एक्स जो जुड़ा है वो कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल है, और यह कार्बन क्या है, एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, ये एडजेसेंट कार्बन है, और ये जो पोजीशन है ये क्या है, तो इसमें प्रीफर करता है बोल रहा है किसको, एक्सियल पोजीशन को। तो दोनों में से स्टेबल कौन होगा, ये स्टेबल होगा, प्रीफर इसको कर रहे हैं मतलब एक्सियल स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ तो, क्यों वो एक्सियल को प्रीफर किया, इक्वेटोरियल को क्यों प्रीफर नहीं किया। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, एटम की अपेक्षा कम रिपल्शन के कारण से वहां पे डाइएक्सियल इंटरेक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। कौन सा डाइएक्सियल, वन थ्री डाइएक्सियल इंटरेक्शन मिनिमाइज होता है। ये नॉर्मल सा कांसेप्ट है, एक्सियल को प्रीफर करता है ऐसा बोल रहा है। अब इसका एग्जांपल पर्टिकुलर एग्जांपल पे देखते हैं। तो देखो किस एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, ये है पायरीन। ठीक है, पायरीन का स्ट्रक्चर है, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में बोलता है, यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं किसको, तो लेकर के चल रहे हैं 2 एल्कोक्सी, 2 एल्कोक्सी टेट्रा हाइड्रो पायरीन, 2 एल्कोक्सी टेट्रा हाइड्रो पायरीन। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा। एल्कोक्सी मतलब, ठीक है, ये ग्रुप कहलाता है एल्कोक्सी। ठीक है, तो ये जुड़ा रहेगा। तो इसको देखें कैसे, ये दो ओरिएंटेशन में जो है प्रीफर करता है वो, ये पहला ओरिएंटेशन तो ये होगा, और इसमें एक तो OR या OAC यहाँ पे उपस्थित होगा, और एक जो है वो यहाँ पे उपस्थित होगा, पहला ओरिएंटेशन। इसी की जैसा दूसरा ओरिएंटेशन देखें, दूसरा ओरिएंटेशन क्या होता है, दूसरा ओरिएंटेशन ये होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे O और AC का, और यहाँ पे C का, ये दो, ये A हो और ये हो गया हमारा B। ये दो ओरिएंटेशन जो है वो या कन्फर्मेशन जो है वो बनाता है वो। यहाँ से ऐसा बनाओगे तो कब बनेगा, यहाँ से ऐसा बनाओगे तो कब बनेगा, बोलो 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 कब बनेगा ऐसा, इन्वर्जन से बनेगा, रिंग इन्वर्जन से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रियल में हम सोचें OAC ग्रुप, OAC ग्रुप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बड़ा ग्रुप है। OAC ग्रुप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। उसको क्या होना चाहिए था, इक्वेटोरियल को प्रीफर करना चाहिए था, एक्सियल में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यह एक्सियल को ज्यादा प्रीफर करता है। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये कहलाता है, ये कहलाता है एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, इसी को आगे बोला जाता है कि इन केस ऑफ 2 एल्कोक्सी, 2
एल्कोक्सी टू एल्कोक्सी टेट्राहाइड्रो टेट्राहाइड्रो क्या है पाइरेट। एल्कोक्सी बोल रहे हैं, देखो तो एल्कोक्सी ग्रुप के जगह पे हम लोग आर लिखते हैं, आर एल्कोक्सी ग्रुप है तो इसको आर ही रहना। एसिटॉक्सी बोले रहता तो वहां पे एशिया, ठीक है, एसिटॉक्सी तो एशिया था। यहाँ पे ये मैथिल वाला तो ठीक है, यहाँ पे आर एल्कोक्सी, यहाँ पे लिखा है एसिटॉक्सी और एसिटॉक्सी का मतलब एसिड, एसिटॉक्सी मतलब एसिड लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ लिखिए क्योंकि यहाँ पे एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्केन ग्रुप आर को बोलते हैं ना इस, हाँ तो यहाँ पे क्या बोलता है, इन केस ऑफ टू एल्कोक्सी टेट्राहाइड्रोपाइरेन में एल्कोक्सी ग्रुप जो है, एल्कोक्सी ग्रुप इसको एक्सियल पोजीशन को मोर प्रीफर करता है, मोर प्रीफर करता है, मोर प्रीफर करता है ओवर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन से ज्यादा प्रीफर करता है एक्सियल पोजीशन को। ऐसा कॉन्सेप्ट को कि हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो एनोमेरिक का परिभाषा क्या हो गया, क्या बोले हम, बड़ा ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल होना था, लेकिन इक्वेटोरियल ना होकर के क्या हो रहा है, वो एक्सियल को प्रेफर कर रहा है और ये एक्सियल का प्रेफर करना ही क्या कहलाता है, एनोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। तो इसके बेसिस पर हम एनोमेरिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रो या हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाले एटम का हैवी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाले एटम का, या बोला जाता है इसको पोलर एटम का, पोलर वाले एटम का एक्सियल ओरिएंटेशन को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देना, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देना, अर्थात एनोमेरिक कार्बन पर एक्सियल पर प्रेजेंट होना, अर्थात एनोमेरिक कार्बन पर प्रेजेंट होना, और इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा पोजीशन, या इसको बोलेंगे हेटेरो एटम के अल्फा कार्बन पर, एनोमेरिक हेटेरो एटम के अल्फा कार्बन पर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, रिंग के
रिंग के हेटेरो एटम के अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है? इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एरोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? एरोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। देखो परिभाषा सिंपल से क्या बोले कि इक्वेटोरियल को छोड़ करके एक्सियल पर अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं एरोमेरिक इफेक्ट। उसी को डिफाइन करता है कि अगर जो जुड़ने वाला या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो मतलब पोलर नेचर का होगा। पोलर नेचर का हो तो यह हमेशा क्या करता है? तो एक्सियल ओरिएंटेशन को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस के साथ फोर्स के साथ कहां पे जाता है? एक्सियल पोजीशन को, या फिर उसी को हम बोलते हैं एलोमेरिक कार्बन पर उपस्थित होना चाहता है। एलोमेरिक कार्बन के एक्सियल पोजीशन पर, या उसी को बोले हैं कि रिंग के हेटेरो एटम के अल्फा कार्बन को ही हम बोलते हैं एलोमेरिक कार्बन, उस पर प्रेजेंट होता है। तो यह इफेक्ट कहलाता है हमारा एलोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। अब इसमें आगे बोलता है एलोमेरिक इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के या इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन के कन्फर्मर के फ्री एनर्जी डिफरेंस देखो तो फ्री एनर्जी डिफरेंस, तो फ्री एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं? तो जी से दिखाते हैं, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को जी नॉट से। ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं इक्वेटोरियल का तो ई होगा, और एक्सियल का तो क्या लिखेंगे उसके लिए? जी नॉट ए, ई फॉर इक्वेटोरियल, ए फॉर एक्सियल। तो उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जी ई नॉट माइनस जी ए नॉट करेंगे तो उसका डिफरेंस निकल आएगा। इसका डिफरेंस इसके लिए जो फ्री एनर्जी लग रहा है और इसके लिए जो फ्री एनर्जी लग रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा फ्री एनर्जी डिफरेंस। ठीक है। तो फ्री एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, फ्री एनर्जी डिफरेंस पर, अर्थात डेल जी नॉट पर डिपेंड करता है। एरोमेरिक इफेक्ट मेनली किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? इक्वेटोरियल की फ्री एनर्जी और एक्सियल की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग डेल जी नॉट से दिखाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। पर और इसके साथ और आगे बोलता है एंड कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी। देखो तो कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी क्या होगा? वही होगा जो वहां पे लिखे हैं। क्या इसका अंतर? कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी क्या होगा, उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसको दिखाते हैं डेल जी में जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें कितना था उसमें कितना था, उसको घटाएंगे तो जो परिवर्तन है वो निकल आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी। कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी डेल जी पर डिपेंड करता है, पर
डिपेंड करता है, पर डिपेंड करता है। इसमें आगे बोलता है conformational energy of substituent जिसको डेल जी से प्रदर्शित किया जाता है पर डिपेंड करता है। तो क्या बोला, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एरोमेरिक इफेक्ट है उसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना है, तो एक्सियल ये ओरिएंटेशन जो है और इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन के बीच का जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है, जिसको हम लोग इससे दिखाए तो जी नॉट ई से माइनस जी ए नॉट को घटाएंगे, तो उस पर साथ ही साथ कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का जो कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी है कि यह यहाँ पे इसके लिए कितना हो रहा है, यह यहाँ पे इसके लिए कितना हो रहा है, उस पर वह डिपेंड है। सब्स्टिट्यूएंट कहने को तो समझ में आ रहा है, वो आर है तो अलग होगा, इसी तरह पे आई होगा तो अलग होगा, ऐसे ही ओ एच रहेगा तो उसके लिए अलग होगा। तो वहां पे हम देखें तो वहां पे डेल जो जी नॉट है वो दिखाएगा सब्स्टिट्यूएंट की फ्री एनर्जी, ठीक है, और डेल जी ई माइनस डेल जी ए नॉट जो है वो दिखाएगा किसको, तो एनोमेरिक इफेक्ट में जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली बोल सकते हैं कि इसके आधार पर एनोमेरिक इफेक्ट को हम कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एनोमेरिक इफेक्ट ऑफ एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट एनोमेरिक इफेक्ट जो हो रहा है एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट पर, उसमें हम जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है उसमें डेल जी को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा एनोमेरिक इफेक्ट में एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट की फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए दैट इज इक्वल टू होता है जी ई नॉट माइनस जी ए नॉट में घटाना क्या है, तो डेल जी जीरो, और ये क्या है, तो ये एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है, तो अगर हम एनोमेरिक इफेक्ट निकालना चाहें किसके लिए, एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको उसमें करना पड़ेगा एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कन्फर्मर में जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है उसमें क्या कर देंगे, तो कंफर्मेशनल एनर्जी ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है डेल जी उसको हटा देंगे, तो हमको यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट जो है वो प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो देखिए एक्सियल और इक्वेटोरियल कन्फर्मर होता है उसकी फ्री एनर्जी जो होती है वो, और उसमें किसको घटा रहे हैं हम लोग, कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट को, जिसको हम लोग डेल जी नॉट से दिखाते हैं उसको घटा देंगे, तो हमको एनोमेरिक इफेक्ट कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि इनका ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देख सकते हैं कि एनोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आता है, ठीक है। तो कैसे आएगा इसको देखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में ये बताता है
कि एरोमेरिक इफेक्ट causes the interaction of a exocyclic polar substance में देखो इसमें क्या बताता है एरोमेरिक इफेक्ट जो है एरोमेरिक इफेक्ट both heteroatom both heteroatom अब बोथ में कौन कौन सा फर्स्ट है हमारा क्या तो एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम ठीक है एंड एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम जो क्या होता है जो कि पोलर होता है या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है तथा सेकेंड कौन सा तो सेकेंड है हमारा इंडोसाइक्लिक हेटेरोएटम के मध्य इंटरेक्शन एंड क्या होगा कभी पढ़े हो बेसिक फाइनल पढ़े हैं एक्सोसाइक्लिक रिंग इंडोसाइक्लिक रिंग याद आ रहा है कि नहीं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसी में क्या करते थे ये डबल बॉन्ड अगर ऐसा है कन्जुगेशन में तो इसको क्या बोलते थे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता था ये होता था इंडोसाइक्लिक और ये होता था एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम बोल रहा है तो रिंग के बाहर है वो हेटेरोएटम एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम रिंग के अंदर है वो एटम क्या होगा ठीक है इन दोनों में जो इंटरेक्शन होगा वही इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ ठीक है इसके एग्जांपल देने वाला था लेकिन ये जल्दी घबरा जाते हैं 40 चलो इसको देखिए एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम जो कि पोलर होता है बाहर में जो होता है साथ ही साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है तो दूसरा क्या है एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम के मध्य इंटरेक्शन ठीक है तथा एंड बोलता है force the molecules to adopt the stable conformation को प्राप्त करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है जो फोर्स अप्लाई किया जाता है इसके बेसिस पर एनोमेरिक इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या बोला तो सिंपल से ठीक है एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ये तो समझ में आ गया इक्वेटोरियल में ना रह करके वह एक्सियल को प्रेफर करता है दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक इफेक्ट उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है जैसे कि देखिए ये हमारा दिया हुआ था और यहाँ पे बोले हैं कि OR है और H है ठीक है दूसरा क्या बोले हैं दूसरा इसका कॉन्फर्मेशन जो होता था वो होता था ये ऐसा ये ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ ये वाला हमारा OR और H ठीक है ये एक्सियल ओरिएंटेशन में है ये इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन में ये स्टेबल है बोल रहे हैं और ये क्या है हमारा लेस स्टेबल है बोल ठीक है तो सबसे पहले इसमें हमको देखें तो ये होगा हमारा क्या तो ये होगा इंडोसाइक्लिक हेटेरोएटम ये होगा हमारा
एक्सोसाइक्लिक हेटेरो एटम, ठीक है, इंडोसाइक्लिक हेटेरो एटम एंड ये है एक्सोसाइक्लिक हेटेरो एटम। तो पहला बोलता है कि यहाँ पे यह तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, सॉरी ये वाला ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन के रिस्पेक्ट में, या पोलर है मान करके चल। तो ये और जो इंडोसाइक्लिक में हेटेरो एटम है ये ऑक्सीजन, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ के लिए अलग इंटरेक्शन होगा, यहाँ के लिए देखो तो यहाँ के लिए अलग इंटरेक्शन होगा, क्लियर है। तो बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन तो होगा वो, और उसके साथ साथ स्टेबल कंफर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जो फोर्स है, मतलब ये स्टेबल कंफर्मेशन है, इसको प्राप्त करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब क्या समझे, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन और इस स्ट्रक्चर को या कंफर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जो फोर्स है, अगर ये दोनों को हम अच्छे से स्टडी करें तो हमको पता चल जाएगा एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ये चीज यहाँ पे बता, जिसको सीधा सीधा बोला है कि इस इन दोनों की इंटरेक्शन और ये जो फोर्स जो लग रहा है स्टेबल करने के लिए, इन दोनों का जो स्टडी है उसके आधार पर या इन दोनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब हम एनोमेरिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आसानी से कर सकते। क्लियर है, ये मेरी बेस बताया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है उसको स्टडी करेंगे तो ये आ जाए। तो इसके बेसिस पर दो हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इन दोनों को समझने के लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहला इसमें दिया है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे बोलता है कि एनोमेरिक इफेक्ट्स, एनोमेरिक इफेक्ट्स को या एनोमेरिक इफेक्ट दो कॉन्सेप्ट से कंट्रीब्यूट होता है, कंट्रीब्यूट होता है। कंट्रीब्यूट होना मतलब बना होना, मतलब दो कॉन्सेप्ट को मिलाएंगे तब वहां पे आएगा हमारा एनोमेरिक इफेक्ट। दो जो कॉन्सेप्ट होंगे उस दोनों होंगे तभी एनोमेरिक इफेक्ट होगा मॉलिक्यूल्स में, अन्यथा स्थिति में नहीं। कंट्रीब्यूट होना मतलब उनसे बनना, वो कौन कौन सा है, तो पहला यहाँ पे बोलता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और दूसरा इसमें बोलता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं इन दोनों के कारण से एनोमेरिक इफेक्ट होता है, एनोमेरिक इफेक्ट होता है। मतलब जितना भी प्रश्न हो रहा था कि एग्जाम में ही हो जाएगा वो एनोमेरिक है, तो उसका कारण क्या होता है, वो होता है पहला नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी के कारण से ही एनोमेरिक इफेक्ट हो। तो देखिए नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे हो, तो देखें नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे होगा और यह क्या करेगा। तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में बताया जाता है तो यहां पे बोलता है कि नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन एनोमेरिक इफेक्ट के लिए पार्शियली कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूशन देता है या पार्टली कंट्रीब्यूशन देता है। पार्टली बोल रहे हैं मतलब कुछ पार्ट का कंट्रीब्यूशन ये देगा। एनोमेरिक इफेक्ट होने के लिए ये कुछ के लिए जिम्मेदार होगा, कुछ के लिए, सब के लिए पूरे जिम्मेदार नहीं होगा, कुछ के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें क्या बोलता है तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और हेटेरो एटम, तो इसमें बोलता है हेटेरो एटम में प्रेजेंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे। तो हेटेरो एटम में प्रेजेंट जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ एंटी पैरेलल सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यह एंटी पैरेलल कार्बन जो कि हेटेरो एटम कार्बन जो कि हेटेरो एटम को जोड़ा हो उसके कार्बन जो भी उसके सिग्मा बॉन्ड के अपोजिट सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अपोजिट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है, के साथ इंटरेक्शन करता है। क्या बोलेंगे इसमें, देखो तो समझो इसको। हेटेरो एटम में प्रेजेंट नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसकी बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें इसके बेसिस पर O है ऑक्सीजन और उसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा ऑक्सीजन, ऐसा जुड़ा मान के चले। इस पर क्या होता है तो इस पर देखो एक लोन पेयर है ये और दूसरा लोन पेयर है ये, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ। तो देखो तो इसके एंटी पैरेलल में जो कार्बन होगा ये कार्बन है, ठीक है, लेकिन एंटी पैरेलल कार्बन या यह एंटी पैरेलल कार्बन जो कि हेटेरो एटम को जोड़ा है, जो कि इसको जोड़ा है मतलब इनकी बात कर रहा है, इस ऑक्सीजन की जो कि हेटेरो एटम है और ये कार्बन की जो कि इस हेटेरो एटम को जोड़ा है। यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा क्या हेटेरो एटम और वो भी क्या है OR, इसकी बात कर रहे हैं। साथ आगे देखो जो भी हेटेरो एटम को जोड़ा है उसके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अपोजिट इसके ये जोड़ा है, कौन जोड़ा है कार्बन, तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड कितने का बनता है, क्या बनेगा इसका, क्या ही बनेगा, एक से हाइड्रोजन एक से फिर कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके एंटी पैरेलल, तो देखो इसके एंटी पैरेलल कौन होगा, ये वाला होगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तभी सिग्मा बॉन्ड बना है। ये क्या होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा, वैलेंट होगा,
ठीक है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है इसकी बात कर रहा है। ये ऑर्बिटल और साथ में से जो जुड़ा होगा वो जुड़ा ही रहेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। कार्बन 4 बार बनाया, 1 2 3 4, चारों के चारों सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और इस बॉन्ड के अपोजिट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा होगा। इसका अपोजिट ये है, तो यही दो को रहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जो हेटेरो एटम जुड़ा है उस हेटेरो एटम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जुड़ा है, उसका अपोजिट क्या होगा, ना कि इसका काम नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसका हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसका, कार्बन का हुआ, कार्बन का होगा ना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लेकिन क्या बोलेंगे, किसके अपोजिट, जहां पे हेटेरो एटम जुड़ा है उस सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अपोजिट, ये बोलेंगे। रहने तो वो कार्बन का है लेकिन किसके अपोजिट है, तो हेटेरो एटम जो जुड़ा है इसका भी अपोजिट होता है। ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा। इस कार्बन के अपोजिट में दूसरा ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो उस पर हम लोग ऐसा करके नहीं बता सकते एंटी बॉन्डिंग को। तो बचा हमारे पास दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इस दोनों एंटी बॉन्डिंग में हमको सेलेक्ट करना है या एरोमेटिक एरोमेटिक इफेक्ट सेलेक्ट करना है कि मैं किसके साथ इंटरेक्शन करूं। वो सेलेक्ट करता है हेटेरो एटम जो जुड़ा रहता है इससे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से उसके अपोजिट, ना कि इस। ठीक है, इसलिए हम काम करेंगे किस पर, ठीक है, जो कि किसके अपोजिट है, हेटेरो एटम जुड़ा है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके अपोजिट जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर नहीं होगा, ध्यान रखिए। कार्बन पे लोन पेयर थोड़ी ना आएगा, वेकेंट होगा, तो वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो यह क्या करता है, तो यह यहाँ से एनोमेरिक इफेक्ट करेगा। तो इसमें आगे बोलता है the anomalic effect can be explained by the considering a CXY segments in cyclic system. In X is a hetero atom with lone pair electron and Y is electronegative substituent in an antiparallel to sigma bond and can be represented. तो यहाँ पे होगा क्या, ये देखो, ये क्या है, हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम को लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्डिंग करेगा और पाई बॉन्डिंग करेगा तब यहाँ का जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के ये वाला क्या हो जाएगा, वहां से निकल सकता है। मतलब सिंपल सा चीज, यह क्या करेगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा, तो ऑक्सीजन ये हो गया, ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ OR था, OR यहाँ से टूट करके नेगेटिव के रूप में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज और जो लोन पेयर रहेगा वो तो रहेगा, साथ ही साथ ये बॉन्ड और यहाँ से देखोगे ये H बॉन्ड, ऐसा हमको स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वह इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्शन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कहलाता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। यह इससे नहीं जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए, इससे जुड़ सकता है जो कि एंटी पैरेलल हो, इसके जो बॉन्ड टूटेगा उसके अपोजिट, उसी को ही वो तोड़ेगा। मतलब हम लोग सिंपल सा हिंदी में बताते हैं, ये देखो तो ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं कि ये यहाँ चला गया, उसके बाद क्या बोलते हो, ये यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ आया और ये फिर यहाँ आ गया। ठीक है, या कंजुगेशन बताते हैं, तो कंजुगेशन में सिंपल सा बोल देते हैं, कैसा, ये देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, बोलते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो होता है p ऑर्बिटल का खेल होता है, ये p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए रहते हैं, ये ऐसा हो गया
तो यह क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, ठीक है। और क्या होता है, इसके अपोजिट, यहाँ पे H जो होगा, इसके अपोजिट जो भी ऑर्बिटल खाली होगा उसके साथ यह क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो क्या पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, लेकिन नॉन बॉन्डिंग के केस में देखिए ये वाला देख सकते हो, N पर बॉन्ड किया, इससे देखिए H, यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड, यहाँ से देखो H होगा और ये CH2 कंजुगेशन होगा, इसके बीच में कि नहीं होगा, कंजुगेशन होगा। देखो इस कार्बन पर 4 बॉन्ड बने, ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, फिलहाल के लिए ठीक है। sp2 में देखो, sp2 में ये एक sp2, ये एक sp2, ये एक sp2, खत्म sp2। अब बचे क्या, अब बचे क्या, p वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी p पर एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, ये p का एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, जो कि क्या बनाए हैं, पाई, ठीक है। इसी को जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताते हैं, तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा क्या है, पाई बॉन्डिंग है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या हुआ, सिग्मा सॉरी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका, इस लोन पेयर का आक्रमण कहाँ पे होगा, इसके पास तो और ऑर्बिटल पे जाओ तो कोई ऑर्बिटल नहीं बचा, कार्बन है, डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, क्लियर है। तो बचा क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो देखो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इधर होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इधर होगा, और इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इधर होगा, ठीक है। इसको प्रीफर करना पड़ेगा, तो देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसको प्रीफर करेगा, वो जो कि उसके पैरेलल हो, क्लियर है। परपेंडिकुलर होगा उस पर तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, पैरेलल जो भी उसके साथ बनेगा। तो ये देखो ये बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। ठीक है, ये होता है, चलो ये हो गया, इतने को ठीक हो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलो आगे देखें, ये जो ऐसा बनता है ये परमानेंटली इफेक्ट हो गया, क्या हो गया, परमानेंटली इफेक्ट। और इसमें क्या बोलता है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है हमारा, तो इसमें बोलता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वह किसके किसके बीच चला, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्या नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ओ टी ओ के मध्य होता है, किसके बीच में हुआ देखो, तो इन्वॉल्व कौन कौन हुआ, मेरियम, उसके बाद ये और उसके बाद ये, मतलब किस बॉन्ड में हुआ, O बॉन्ड में, ठीक है। इसमें हो रहा है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, किसके फलस्वरूप, या नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के इंटरेक्शन से क्या रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला कि यहाँ पे CO ये वाला जो बॉन्ड है यह स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, उस पर डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डिस्टेंस उनके बीच में कम हो जाएगा, ये है दो रिजल्ट निकले।
पहला तो वो कम हो गया, मतलब डिस्टेंस कम हो गया, प्लस स्ट्रॉन्ग हो गया। क्लियर है? दूसरा रिजल्ट है सी और ये ओ बॉन्ड वीक हो गया, तो भी टूटने का प्रयास हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इसके रिजल्ट को फल स्वरूप क्या बोलोगे, इन सिग्मा स्टार इंटरेक्शन के कारण ओ सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तथा लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, एन से। किसमें गया वो, किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, सिग्मा स्टार। इसलिए क्या लिखा है, एन टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन। ठीक है, किसमें हो रहा है, ओ और सी के बीच में हो रहा है, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग हो गया तथा इसी के रिजल्ट के फलस्वरूप क्या हुआ, CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाता है, वीकर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बोल सकते हो स्ट्रॉन्गर हो रहा है, क्यों हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाना है, डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण से यह स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, और यह क्या वीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो भी टूटने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, टूटने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वह क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है। तो यह इंटरेक्शन कहलाता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो पहला कारण है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, जिसके कारण से एरोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा कारण देखिए, तो दूसरा कारण बोलता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हम क्या बताते हैं, तो डाइपोल में हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं तो उनका डाइपोल मूवमेंट होता है। मतलब एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण से वो क्या होते हैं, दो पोल्स में बंटने का प्रयास करते हैं। ये है कोई चीज, तो इसमें बताता है डाइपोल इंटरेक्शन है कंट्रीब्यूट टू एनोमेरिक इफेक्ट। हाँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंटरेक्शन एनोमेरिक इफेक्ट में अदर पार्ट को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अदर पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है, कहने का मतलब ये है एनोमेरिक इफेक्ट दो कारण से होता है। पहला क्या बोला, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण से आधा एनोमेरिक इफेक्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण से जो बचा खुचा जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा, मतलब फोर्स वो उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी चीज को बोल रहा है। यहाँ पे बोलता है इसमें बोलता है आगे, यहाँ पे हम जब देखते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में देखो, तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बताएंगे कि लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर वो आर है, आप करेंगे ऐसा, यहाँ पे है दो, इस पर ऑक्सीजन में डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ऊपर की ओर। साथ ही साथ इसका भी देखो, इसका भी क्या होगा, ऊपर की ओर। अप में है ये मॉलिक्यूल क्या है,
ऑफ इक्वेटोरियल। ये क्या है? इलिवेटेड एटम। इलिवेटेड एटम मतलब अप वाला एटम। क्लियर है? मतलब ये देखो दोनों में डाइपोल मोमेंट सेम साइड में हो रहा है। सेम साइड में हो रहा है। डाइपोल का मतलब होता है कि इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहेगा? कहीं दूसरे साइड सेपरेट करेगा। ठीक है? ऐसे ही देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के डाइपोल अगर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों में रिपल्सन होता है। दोनों में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और रिपल्सन के कारण से वह स्टेबल ओरिएंटेशन नहीं प्राप्त करता। इसी को ही बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो इसका स्पेस ना, ये भी अगर ये प्लस रहता, अगर मान लीजिए प्लस रहता, आसानी से एक दूसरे को इंटरेक्शन करके साथ रह सकते थे। भले ही वो कैसा हो जाता, ऐसा खींचा जाता, लेकिन दोनों माइनस है। माइनस से मतलब एक दूसरे से रिपल होगा। और रिपल्सन जो होता है इसी को ही बोला जाता है दो डिफरेंट एटम के डाइपोल में जो रिपल्सन होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो क्लियर है ये चीज? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन समझना है। ये किसका केस है? जब हेटेरो एटम इक्वेटोरियल पर उपस्थित है तब समझना है। दूसरा दूसरा इसी का देखो तो ऐसा बताते थे ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है? वो आर एक्सियल पे है और यहाँ पे एच। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट किधर शिफ्टेड होगा? इसका डाइपोल मोमेंट किधर शिफ्टेड होगा? भले ही ये इतने दूरी पे बता रहा हूं, यहीं से मान लो ऐसा जुड़ा रहा था ऐसा, तो क्या इसका डाइपोल और इसका डाइपोल एक दूसरे से रिपल हो सकते हैं? क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा, एक तो इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है। तो दूसरा है कि यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन जो है वह अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह मोर फेवरेबल होता है। क्या होता है? मोर फेवरेबल होता है। और यह क्या होता है? लेस फेवरेबल। ये मोर फेवरेबल और ये हो गया हमारा लेस फेवरेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में है? इसी को लिख देते थे, क्योंकि सिर्फ डायग्राम से नहीं बता सकते तो उसको लिखते। क्या लिखेंगे दोनों? बोलो क्या बोलना पसंद करोगे? तो एक एक में लेते हैं। इन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन में पहला लिखते हैं लोग इसके। ठीक है, क्या समझे? क्या समझे? इंडो इंडो साइक्लिक, सॉरी इंडो हेटेरो एटम लिखते हैं। हेटेरो एटम एंड एक्सो हेटेरो एटम। जब जब क्या होगा? हाँ जब इंडो की बात करें, इलिवेटेड
position and exo of of equatorial पोजीशन पर होते हैं तो बोथ में डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। देखो क्या लिखे ये समझ में आ रहा है। इंडो के रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम लोग इलिवेटेड पोजीशन। इलिवेटेड पोजीशन मतलब ऊपर उठा हुआ वाला पोजीशन, ठीक है। एक्सो के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं क्या, अब इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखो इक्वेटोरियल है और अब पोजीशन हो पर वो होते हैं तो बोथ में डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। देखो डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तब इसके कारण क्या होता है, डाइपोल में रिपल्सन अर्थात क्या, इंटरेक्शन के कारण क्या बोलोगे, इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, यह कन्फर्मेशन फेवरेबल नहीं होगा। हाँ यह कन्फर्मेशन क्या होता है, लेस फेवरेबल होता है, अतः लेस स्टेबल हो। और इसी को इन एक्सियल कन्फर्मेशन में, बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, इन एक्सियल कन्फर्मेशन में इंडो कैसा होता है, इंडो डिप्रेस्ड, इंडो कैसा है, डिप्रेस्ड पोजीशन पर एंड बोलो एक्सो ऑफ एक्सियल पोजीशन हेटेरो एटम में, बाकी सब उधर में चलेगा, में क्या होगा, में डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो कि क्या नहीं कर सकते, डाइपोल इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। अतः क्या बोलोगे, मोर फेवरेबल होता है तथा स्टेबल कन्फर्मेशन होगा, अतः स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। अतः स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। इसी को आगे इसमें क्या होगा, इसको देखिए तो ऑक्सीजन ओरिएंटेशन तो द डाइपोल आर पैरेलल, the dipole is more favorable than the orientation of potential because two dipoles are independent। इसलिए ये ऐसा होता है।
इसमें एक चीज छूट गया, ये जो कॉन्सेप्ट बताया इसके पहले वाला, ये तो ठीक है, इतना कंप्लीट नहीं, उससे पहले वाले में इस डायग्राम के थ्रू उसको नहीं बता पाया, इस डायग्राम के थ्रू उसको नहीं बता पाए, है ना। चलो उसको बता देते हैं। वैसे यही से समझ में आया होगा, देखो तो इस स्ट्रक्चर में देखो, चलो क्यों छेड़खानी करें, ठीक है, उसके बाद उसको बता देते, वहां से थोड़ा सा जगह डाल के उसमें डालना है। एनोमेरिक इफेक्ट दो चीज पर डिपेंड करेगा, लास्ट में दोनों को लिखना पड़ेगा कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो, कंक्लूजन लोगे ना तो इसको पहले लिख देना, उसके बाद वो जो इसका स्ट्रक्चर था उसको लिख, ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाए, हाँ ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाए, और ये पाई बॉन्ड आसानी से बना सकता है, देखो हाँ, ये इधर से चले जाएगा, पाई बॉन्ड बन गया, मतलब यह स्ट्रक्चर फेवरेबल होगा, समझ में आया? यही चीज है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान यहाँ से लिख दो, पाई बॉन्ड नॉट पॉसिबल, ठीक है। आज रूम का वो बदलते जा रहा है ओरिएंटेशन, एक उधर एक इधर एक इधर, ऐसा ऐसा ऐसा। एनोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट। अब किसका देखते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग इन एनोमेरिक इफेक्ट। ये हो गया, हो गया होगा तो उसको मिटा कर फर्स्ट लिखते जाओ, चलो यहाँ पे लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नहीं हाँ इसी से है, एनोमेरिक अगर पूछ दिया 5 नंबर का पूछा तो इतना तो सफिशिएंट है, अगर वो 10 नंबर का पूछ दिया तो उसमें फैक्टर अफेक्टिंग डालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका पहला इफेक्ट देंगे, तो फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट में पहला इफेक्ट है इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट एनोमेरिक इफेक्ट पर क्या इफेक्ट डालेगा, तो इसमें बोलता है यहाँ पे बोलता है एनोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड, एनोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी ऑफ हेटेरो एटम तथा हेटेरो एटम के डोनर कैपेसिटी पर तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के एक्सेप्टर कैपेसिटी, एक्सेप्टर कैपेसिटी पर, एक्सेप्टर
कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। क्या बोले हम? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एनोमेरिक इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, आयाम होता है, वह इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी ऑफ हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता पर तथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनकी एक्सेप्टर कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अर्थात क्या बोलोगे? एनोमेरिक इफेक्ट मैक्सिमम कहां पे होगा? मैक्सिमम कहां पे होगा? इधर करना। एनोमेरिक इफेक्ट मैक्सिमम कहां होगा? बोलो। हेटेरो एटम अगर मोर डोनर हो तथा सब्स्टिट्यूएंट हेटेरो एटम मोर एक्सेप्टर, तब क्या होगा? एनोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम। तब एनोमेरिक इफेक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं समझ में आया? ये समझ में आया? एनोमेरिक इफेक्ट कहां पे ज्यादा हो? तो कहां पे ज्यादा होगा? जो हेटेरो एटम है वह ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हेटेरो एटम कौन सा होता है? तो रिंग पे डिपेंड करेगा ना। फिलहाल के लिए अगर हम क्या देखें, पायरेन देखें या फिर ये पायरेन देखें या फिर नाइट्रोजन वाला देखें या सल्फर वाला देखें, तो दो इन तीनों में से सबसे ज्यादा डोनेट कौन करता है इलेक्ट्रॉन? कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। करता है ना? ऑक्सीजन खींचता है, ध्यान दो। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा? सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, खींचेगा। याद है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन खींचता है बोले थे, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, मतलब एक्सेप्ट करने की क्षमता उसकी ज्यादा। क्लियर है? ठीक, उसके बाद तो नाइट्रोजन क्या होगा? तो सबसे ज्यादा डोनेट करता है। ठीक, नेगेटिविटी वाला अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, नेगेटिविटी वाला अलग कॉन्सेप्ट है, डोनर और एक्सेप्टर अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब खींच रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, हाँ ठीक है, होगा सर। फिलहाल के लिए सिंपल से देखो क्या होगा, तो हमको देखना क्या है, किस पर देखो तो सब्स्टिट्यूएंट पर। ठीक है, मतलब हेटेरो एटम को सब में हम कांस्टेंट रख करके चलेंगे। ठीक है, हेटेरो एटम किसको ले लिए? तो ऑक्सीजन को ले लिए, उसकी कैपेसिटी जैसे दी है अच्छी है। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करना है। आगे देखो क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट पर। सब्स्टिट्यूएंट का अगर क्या एक्सेप्टर कैपेसिटी ज्यादा होगी, एक्सेप्टर कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा? उस पर एनोमेरिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा। समझ में आया? तो इसका बोला है आगे। तो मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनोमेरिक इफेक्ट कहां पे ज्यादा होगा?
हाँ, हेटेरोएटम को मोर डोनर होना चाहिए और जो सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोएटम है उसको मोर एक्सेप्टर होना चाहिए, तब वहां पे एनोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, तो इसमें बताता है आगे कि डिक्रीज द फॉलोइंग ऑर्डर, क्या बोलता है, एनोमेरिक एनोमेरिक इफेक्ट का, इसको रखना ही है, एनोमेरिक इफेक्ट का क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एनोमेरिक इफेक्ट कहां पे कम होते चलेगा। तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूएंट अगर हैलोजन है, अगर हैलोजन क्या है, हैलोजन क्या है बोलो, मोर एक्सेप्टर है मोर डोनर, हैलोजन एक्सेप्टर है कि डोनर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी सबसे ज्यादा है, तो क्या करेगा, खींचेगा ना, तो सबसे ज्यादा क्या होगा ये एक्सेप्टर हैलोजन। हैलोजन के बाद आता है C6H5COO, अगर जुड़ा हुआ है तो उसके बाद देखिए CH3COO R, उसके बाद देखें तो होगा RS, उसके बाद देखें HO, उसके बाद देखें NH2, H2 N लिख देते हैं तो ऐसा, और सबसे कम होता है N+। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोड़े हैं, ठीक है, तो एक्सेप्टर क्या होंगे, लेस एक्सेप्टर होंगे, और जो ज्यादा नहीं करेंगे वो क्या होंगे, मोर एक्सेप्टर होंगे। हैलोजन क्या होता है, मोर एक्सेप्टर होता है। तो देखो जैसे जैसे हम इस वर्ग में इफेक्ट बढ़ते जाए, एनोमेरिक इफेक्ट आएगा। हैलोजन है, हैलोजन क्या करता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब खींचेगा, खींचेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यह सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पे ओ आर के जगह में एक्स हैलोजन जोड़ है तो क्या हो जाएगा, उसका एनोमेरिक इफेक्ट, समझ में आएगी जी। और वहीं पे एन प्लस जोड़ देंगे तो एन प्लस जोड़ देंगे तो सबसे कम होगा एनोमेरिक, ठीक है। तो इसका